नमस्कार दोस्तों, मैं क्रांति बोरा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम सुन रहे हैं इस्मत चुगताई जी की कहानी बेकुंडे की प्याली, यानी बिना कुंडे वाली प्याली। दुन्ना, अरे ओ दुन्ना, कहाँ मर गए हो जाई के? दुन्ना जोहर के किनारे बैठा टट्टी फिर रहा था। उसने पुकार सुनकर जल्दी जल्दी ठंडे पानी से अपने आप को पाक साफ किया और नेकर घसीटता खेत की मेड़ से बचकर चल पड़ा। पुकार के बिल्कुल उलट दिशा में। यही तो खराबी है दुन्ना में, हर किसी की बात सुनी अनसुनी कर देता है। सुनता है तो बस बगले पीरू मियाँ की। पीरू मियाँ ने उसे किसी काम का नहीं रखा। सकीना कितना हंसा करती थी, बस बेताब हंसे ही चली जाती। जी चाहता चुड़ैल के दांत तोड़ दो, खूबसूरत जिंदा दांत जो उसके सांवले चेहरे पर बिजली की तरह कौंधा करते थे। पीर मोहम्मद से उसका पर्दा था। वह उससे 11 बरस बड़ा था। उसके पैदा होते ही पीरू की माँ ने उसे ठीकर में रुपया डालकर उसे मांग लिया था। पीरू के चाचा नूर मोहम्मद के 8 बच्चे थे। उनमें से एक तो चेचक में ठंडा हो गया था, दूसरा जोहर में डूबकर मर गया। सकीना बड़ी लाडली थी क्योंकि वह इकलौती बेटी थी। 4 बड़े भाई काम काज के थे। सकीना बड़ी हल्की फुल्की थी। पीरू उसे गोद में लेकर ऊंच नीच खेल लेता था। उसे देखते ही वह ठुमकने लगती थी। सब पीरू को छेड़ा करते। उसकी दुल्हन बड़ी बेशर्मी से उसे दिल दे बैठी है। वह गोद में लेता तो चट्टाक से उसके गाल का चुम्मा ले लेती। पीरू की नाक लाल हो जाती। वह जल्दी से उसे चाची की गोद में देना चाहता, मगर वह अपनी टांगों का कुंडल बनाकर उसकी कमर को कसकर पकड़ लेती और दहाड़े मारने लगती। तब मजबूरन पीरू उसे लेकर भाग जाता। वह शर्मा तो जाता मगर गुस्सा नहीं करता। वह किचकिचा कर कभी नाक पर बुकट्टा भर लेती, मगर वह हंसता ही रहता। सकीना 12 बरस की हुई तो वह 24 बरस का पूरा मर्द हो गया था, मगर अभी तक मेहतर रानियों में नहीं गया था। मेहतर लोग गांव से 50 कदम पर बसते थे। उनके मर्द दूर दराज शहरों में रोजी कमाने चले जाते थे। कभी 2-2 साल घर नहीं आते थे, मगर मेहतर ने अपनी औलाद को पराया मान नहीं दुत्कारा। मेहतर लोग माँ जई छुबे हैं, बुजुर्गों का कहना है। रामकली उसे देखकर हमेशा मुस्कुराया करती थी। उसका पति बंबई में किसी फर्म में बड़ी तनख्वाह पर नौकर था। 5 बच्चे थे। इधर कई साल से उसने पैसे भेजना बंद कर दिया था। सुना था किसी मेम आया को प्यार में डाल लिया था। रामकली 12 घरों का मैला ढोती थी। तब 2-2 रोटियां खानदान के हिस्से में पड़ती थी। कपड़े लत्ते की तो बात ही मत करो। गांव में कोई पुराना कपड़ा नहीं बचता था। चीथड़े काम में आ जाते हैं। गुदड़ी पर जितने चिथड़े चिपकाए जाए उतनी ही भारी भरकम होती है। रामकली नजरबाज थी और पीरू मोहम्मद सकीना की जवानी का इंतजार कर रहा था, और वह इतना मग्न था कि हमेशा नीची नजर करके कतरा जाता। सकीना उससे पर्दा करने लगी थी। इसका यह मतलब नहीं कि खेत पर बथुए का साग बीनने नहीं जाती थी। कभी खेत की मेड़ पर आते जाते टक्कर हो ही जाती तो वह सट से गन्ने के खेत में छिप जाती और पीर मोहम्मद अपनी नाक लाल लिए हुए लपक छपक गुजर जाता। तब उसे वह चुम्मा याद आता जब वह जरा सी थी। तब बेझिझक ले लिया करती थी। उसे दुख था कि वह बड़ी क्यों हो गई। इतनी ही रहती और वो उसे गोदी में लिए आंख मिचोली खेलता रहता। दूसरी तरफ से उसकी जवानी का भी इंतजार था। शबे बारात के महीने में उनका निकाह होने वाला था। पीरू की माँ को कम दिखाई देने लगा था। बड़ी बहुएं अलग कोटे लेकर रहने लगी थी। वह अपनी खिदमत गुजारी के लिए बहू लाना चाहती थी। अब उससे
उपले नहीं थकते थे, उसके नाखून सड़ गए थे और हथेलियों में काशें पड़ गई थी। तभी मुल्क तकसीम हुआ। नूर मोहम्मद और उनका खानदान बिस्तर बांध गया। पीरू की माँ ने बहुत कहा कि लड़की का ब्याह करते जाओ, मगर उन्होंने कहा वह हमेशा के लिए थोड़े ही जा रहे हैं। 13 बीघा जमीन छोड़कर कौन जाता है? जरा इस्लामी मुल्क के दीदार के लिए जा रहे हैं। गांव में कुछ कत्लो गारत नहीं हुई, पता भी न चला कि मुल्क तकसीम हो गया है। अगर गुंडे रात को गांव पर हमला न करते, मगर हमला टल गया। गांव का बच्चा बच्चा मुकाबले पर डट गया। हिंदू मुसलमान दोनों फिरके लाठियां संभालते रातों को पहरा देते रहे और परिंदे को पर न मारने दिया। यह गुंडे जब किसी गांव पर हमला करते हैं तो हिंदू मुसलमान नहीं देखते, बस अंधाधुंध लूट मार करने लगते हैं। गांव के मुखिया बाबू सिंह ने किसी का घुसना गवारा न किया और सबने मिलकर ऐसी चौकसी की कि मुल्क में अमन हो गया और गांव का बाल बाका न हुआ। आसपास के किसी गांव में खून खराबा न हुआ। बड़े सुकून से शरणार्थी आए और गांव में बस गए। नूर मोहम्मद का खानदान गया तो सकीना ने 14वें साल को पार करके 15वें में कदम रखा था। अगर पीरू के दीन मोहम्मद जिंदा होते तो सकीना को न जाने देते, मगर नूर मोहम्मद ने बड़ी इंसानियत से समझाया कि ठीकरे की मांग निकाह समान होती है। वे 2 महीनों में वापस आकर इत्मीनान से ब्याह करेंगे। मगर उसके जाने के बाद पता चला कि वह अपनी जमीन बंतू सिंह के हाथ चुपचाप बेच गए थे। पीरू के तो होश उड़ गए थे। जब 2 महीने गुजर गए और कोई वापस ना लौटा तो उसका दम घुटने लगा। साल भर पीर मोहम्मद चचा के लौटने का इंतजार करता रहा। लोग उसे छेड़ते कि उसकी दुल्हन परदेश चली गई, उसे तड़पता छोड़ गई। आखिर सब्र न हो सका और वह पाकिस्तान रवाना हो गया। उसे बहुत से नूर मोहम्मद मिले, मगर उनमें से कोई उसका चचा न था। अक्सर कई बेटियों के नाम सकीना थे, मगर वह सकीना नहीं मिली जिसे वह गोद में उठाकर आंख मिचोली खेला करता था और जो चट्टाख से उसके गाल बड़ी ही बेशर्मी से चूम लिया करती थी। यह बौखलाया बदहवास इधर उधर घूमता रहा। कोई अक्लमंद होता तो वहीं ठिकाना बना लेता, मगर उसे अपनी अंधी माँ का ख्याल सताने लगा। उसने सुना पाकिस्तान लाहौर के आगे तक फैला हुआ है। वह इतने लंबे चौड़े मुल्क में नूर मोहम्मद चचा को भला कैसे ढूंढेगा? वह चाहता तो मेहनत मजदूरी कर लेता, मगर उसे अनजाने मुल्क में वहशत होने लगी। वह धक्के खाता वापस लौट आया। दिल में बैठा कोई उसे समझा रहा था, नूर मोहम्मद उसका सगा चचा है। बाप के बाद वही तो खानदान का बुजुर्ग है, वह बेईमानी नहीं करेगा। और ठीकरे की मांग निकाह से कम नहीं होती। शरीफों की जुबान जूते का तल्ला नहीं कि पलट जाए। सकीना पीर मोहम्मद की है, वह किसी दूसरे की नहीं हो सकती। शरीफ सादियाँ दूसरे मर्द का मुंह नहीं देखती, वह बस एक मर्द के नाम पर जिंदगी काट देती है। माँ ने बहुत कहा, तो राजी होवे तो सलामत की छोटी बेटी से ब्याह करवा दूं। मगर पीरू का दिल सकीना का हो चुका था। वह चुपचाप उठकर चला जाता। गांव के हिसाब से तो वह बूढ़ा होता जा रहा था। लोग उस पर हंसते भी थे और अब तक कुंवारा बैठा था। और यह मालूम करके कि वह मेहतरानियों को भी नहीं छेड़ता था, उसकी मर्दानगी पर शक करने लगे थे। फिर उस दिन तो लोगों को पक्का यकीन हो गया जिस दिन वह यार दोस्तों की जबरदस्ती से शहर गया था। वहां उन्होंने पछाड़ कर दारू पिलाई, एक पतुरिया के कोठे में ढकेल दिया। पतुरिया ने जब सड़े हुए दांत निकोसे तो उसे सकीना की बिजली की तरह कौंधती हुई हंसी याद आ गई और वह नन्हा सा मासूम बोसा गाल पर सुलग उठा जो भूली बिसरी दुनिया में नन्ही सकीना ने उसे बख्शा था। वह उल्टे पैरों भागा और बस स्टैंड पर जाकर दम लिया। कड़कड़ाते जाड़े पड़ रहे थे, कांटेदार हवाएं जिस्म को चीरे डाल रही थी। वह सारी रात मूड़ी के पास दीवार के साथ बैठा रहा।
सुबह उसके दोस्त अय्याशी करके बस अड्डे पर पहुंचे तो वह बुखार में तप रहा था। वह बुखार महीनों उसकी जान को लगा रहा। फिर कोई पाकिस्तान की सैर से लौटा तो उसने बताया कि नूर मोहम्मद के बड़े ठाठ हैं, मकान अलॉट हो गया है, बेटे छोटे बड़े व्यापार में लग गए हैं। नूर मोहम्मद गाड़ी चलाता है और सकीना का ब्याह एक बड़े आदमी से हो गया है। वह बड़ा आदमी नूर मोहम्मद से थोड़ा बड़ा है मगर ईंटों का भट्टा चलाता है। उसने सबको ठिकाने लगा दिया है। सकीना के दाम वसूल हो गए हैं। उस दिन पीर मोहम्मद बहुत हंसा। लोग कैसे अहमक हैं। सकीना उसकी दुल्हन किसी और की कैसे हो सकती है। वह हमेशा उसके नाम पर बैठी रहेगी। सकीना जो उसकी कमर के गिर्द अपनी टांगों का कुंदा फंसा लेती थी और जब तक नींद से आंखें न मुद जाती वह उसे छोड़ने पर तैयार न होती। वह उतारना चाहता तो भी गर्दन में झूल जाती और कानों की लौ चबा डालती। बड़े तेज थे सकीना के दांत, मीठी मीठी सुइयां, कितनी गुदगुदी होती थी। मगर उस दिन न जाने क्यों पीरू अंदर से टूट गया। खेत पर जाने की बजाय शहर की तरफ चल देता। 5-6 मील निकल जाता, गलियों में घूमता रहता। खेती की बजाय अगर वह कोई व्यापार करे तो सकीना को ब्याह कर ला सकता है। सकीना खेतों में नहीं शहर में रहती है। उसके बाप भाई खेती छोड़कर व्यापारी बन बैठे हैं। वह उनसे बड़ा व्यापारी बन कर जाएगा। पाकिस्तान में धूम मच जाएगी। लोग बेटियां लेकर आएंगे। तब नूर मोहम्मद भी आएगा और अपना हक जताएगा। तब वह कहेगा, माँ के बिना शादी नहीं करूंगा, माँ को पहले बुला भेजो। तब माँ भी आएगी। भाई भी नखरा छोड़कर उसके ब्याह में आएंगे। दुल्हन घर में आ जाएगी तो चांदनी खिल जाएगी। वह सिर झुकाए कोठरिया में बैठी होगी। दूल्हा उसका घूंघट उठाएगा। तब वह अपनी नर्म नर्म जलते हुए होंठ उसके गाल पर रख देगी और अपनी सुडौल टांगों के कुंडल में जकड़ लेगी। जोहर के किनारे बैठे बैठे उसका जिस्म पिघलने लगता। चिनगारियां सी फूटने लगती। रस फूट निकलता और वह जोहर के पानी में आधा धड़ डुबो देता और तोते अमरूद और बेर के दरख्तों का कबाड़ा करता रहा। उसे होश न रहता। मालिक आकर उसे गालियां सुनाता। खेत पर भाइयों ने कब्जा कर लिया था, इसलिए वह बेर और अमरूद की रखवाली कर रहा था। 2 वक्त की रोटी मिल जाती। माँ बहू लाने का अरमान लिए अल्लाह मियाँ को प्यारी हो गई। उसे भैंसों की कोठरी में भेज दिया गया। भैंसों से उसे कोई शिकायत न थी। वे उसे न ताने देती थी और न उसका मजाक उड़ाती। मजे से जुगाली किया करती और बस जुगाली ही किया करती। सकीना कितने सुडौल उपले थोपती थी। पतले पतले के दम भर में सूख जाते और जरा में सुलग जाते। मगर जब वह उसे पाकिस्तान से ब्याह कर लाएगा तो उसे उपले नहीं थोपने देगा। उसके मेहंदी लगे हाथों को चूमता रहेगा और जोहर का पानी आग बुझा देगा। दुन्ना 8-9 बरस का था। उसकी माँ बहुत बाकी थी। बाप कलकत्ता में गुम हो गया था। पैसे आने बंद हो गए। सोम तारा बड़ी चुटपुटी थी। उसे मैला ढोने से नफरत थी। खेत रखवाया करती थी और आते जाते से आंखें लड़ाया करती थी। उसे न जाने क्यों 7 खून माफ थे। वह प्याल में कलाबाजियां लगाती और खेत में सुअर कुलेलें करते थे। एक दिन बाहर से कोई दलाल आया और उसे फुसला कर ले गया। तब दुन्ना अकेला रह गया। कहने वाले कहते हैं कि बम्बई में फिल्म स्टार बन गई। दुन्ना हेमा मालिनी और रेखा की तस्वीरें दीवार पर चिपकी देखकर पहरों खड़ा घूरता। उसे सब हीरोइनों की सूरत माँ जैसी ही नजर आती है। ऐसी ही थी उसकी माँ। उसके पेट के बीच में भी ऐसा ही भंवर जैसा सुराख था जिस पर मुंह रखते ही दुन्ना को नींद आने लगती थी। सुना है उसके पास भी बंगले हैं और नोटों की गड्डियां मकान की छत में दबी हुई हैं। जब वह आएगी तो अपने संग लट्टू और तीर कमान लाएगी। लट्टू चौक में नचाएगा और तीर कमान से बागों में तोते उड़ाएगा। जैसे लोहा
मकनातीस की तरफ खींचता है, दुन्ना पीरू मियाँ की तरफ खींचा और उनसे चिपक गया। जब पीरू मियाँ और दुन्ना कहीं साथ साथ जा रहे हों तो ऐसा लगता है जैसे पीरू मियाँ का एक टुकड़ा टूटकर उसके साथ साथ पीछे पीछे चल रहा है। किसी जन्म में वे जरूर बाप बेटे रहे होंगे। शुरू शुरू में लोगों ने बहुत टोका, तुम शेखजादे भंगी के लौंडे के साथ उठते बैठते हो, खाते पीते हो, शर्म आनी चाहिए। मगर बावजूद कोशिश के पीरू मियाँ को शर्म ना आई। पीरू मियाँ ने दुन्ना को अपने साथ व्यापार में लगा लिया है। कल कड़ाते जाड़े में दोनों तड़ाके ही काम पर निकल जाते हैं। पीरू मियाँ को किसी ने एक धुना हुआ ओवरकोट दे दिया है और वह हर जाड़े में उसे पहन लेते हैं, कभी नहीं उतारते। उसी में सोते हैं, उसी में जंगल जाते हैं। दुन्ना के लिए भी एक साहब बहादुर के बेटे ने एक डिनर जैकेट दे दिया है। कभी इस जैकेट को पहनने वाला साहब बहादुर इसे पहनकर डिनर खाता होगा, हसीन लड़कियों के साथ इश्क फरमाता होगा। दुन्ना ठिठुरा हुआ है, वह कोट उसके टखनों तक आता है। इसे पहनकर वह जैसे एक नर्म नर्म कोठरी में बंद हो जाता है। टूटे बटनों की जगह सुतली बंधी हुई है। सिर पर एक सूती कंटोप मढ़ा रहता है और जो अपने कारोबार के सिलसिले में मुफ्त ही हाथ आ गया था। पीरू मियाँ और दुन्ना शहर और कस्बा में पुराने सामान बीनते फिरते हैं। लोग कूड़े में बड़े काम की चीज फेंक देते हैं, खाली शीशियों के डिब्बे, मैले चिथड़े, जिन्हें जोहर पर धोकर सुखा लिया जाता तो भंगी लोग अपनी गुडड़ियों में जोड़ने के लिए बड़े शौक से खरीदते। इन चीथड़ों पर कत्थे जैसे धब्बे होते हैं, 2 आने के खारदार साबुन से भी नहीं छूटते। पीरू मियाँ और दुन्ना इन कपड़ों को ज्वार और मकई के बदले बेच देते हैं। शीशियाँ भी डिब्बों के साथ बिक जाती हैं। मगर कुछ हासिद किस्म के लोग कहते हैं कि सोनतारा बम्बई के रंडी बाजार में बिक गई। अब वह सिर पर मैले का टोकरा ढोने की बजाय मैले में कमर तक गड़ गई है। एक दिन यह मैला उसके ऊपर चला जाएगा और सड़क पर कोठियों की टोली में जा मिलेगी। बच्चों बकवास कर रहे हैं, पीरू मियाँ दुन्ना को समझाते हैं। एक दिन वो मोटर कार में बैठ के आवेगी, तब ये सगरे बदमाश मुंह देखते रह जाएंगे। दुन्ना उन्हें अपना पीर ओ मुर्शिद मानता है और अति बुद्धिमान समझता है। उनके मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज मोती समझकर चुन लेता है। पीरू मियाँ बड़ी पहुंची हुई बातें करते हैं। वे सारे अंग्रेज हुए थे, बड़े गुस्सैल हुए थे, जरा सी बात में लात मारे थे, तिल्ली फाड़ दिया करे थे। बिन के जूतन में बे बड़ी बड़ी कीले होमे थी, मगज माँ रुवत जामे थे। जाके लगे वे सांसव न लेबे, बई का ढेर हो जाए। वो गोरा लोगन तमन ने देखे पीरू मियाँ? दुन्ना पूछता। काय को ना देखे, बहुत देखे। तुम्हारी ठोकर न मारी? ना लल्ला, हम बिन के पास ना जा सकत थे। वे बड़े बड़े बंगलन मां रहीन थे। बिन के पास तो बड़े बड़े लोगन जाए थे, बिन के बड़े बड़े बूढ़ों में थे। जा कोठरिया जितने बड़े? अरे लल्ला जाओ ते बड़े। वे जूता पहर के लहड़ू पहड़ू पे चढ़ते, वे तो मोटर कार में जामे हैं। टट्टी फिरो मोटर कार में जामे। अब टट्टी तो वे प्यालन माँ फिरत हैं, वाईमा खामे वाईमा टट्टी फिरत। ना बे, दूसरे प्याले होमे हैं, चमचा से खामे हैं। पीरू मियाँ? हाँ लल्ला। माँ छिनाल हती? दुन्ना एकदम विषय बदल देता है। थी तो लल्ला, पीरू मियाँ बड़े तकल्लुफ से कहते हैं। उन्हें औरतों के बारे में ज्यादा इल्म नहीं। उन्होंने बस एक नन्ही सी औरत को गोदी में खिलाया था जो दूर चली गई, मगर अब तक दिल में बसी हुई थी। पीरू मियाँ? हाँ लल्ला। सकीना बीबी कब आएगी? बस ईद के बाद आ जाएगी। दुन्ना टाल गया। वह जानता था
सकीना बीबी अब न आएगी। पीरू मियाँ तो पगले हैं, हर दफा कहते हैं ईद के बाद आएगी, बकरीद के बाद आएगी, मगर कितनी ही ईदें बकरीदें गुजर गईं, सकीना बीबी नहीं आई। अच्छा हो सकीना बीबी ना ही आए। वह आ गई तो पीरू मियाँ हर वक्त कोठे में घुसे रहेंगे, सारा कारोबार ठप हो जाएगा। कारोबार मुनाफे वाला भी था और दिलचस्प भी। लोग कैसे लापरवाह होते हैं। दुन्ना को एक दिन साबित की साबित गेंद मिली, जरा सा सुराख था, पिचक जाता था। पीरू मियाँ ने उस पर जरा सा आटा लगाकर धूप में सुखा दिया, बिल्कुल नई हो गई। एक दिन बुंदा मिला, बस उसका कुंडा टेढ़ा हो गया था। पीरू मियाँ ने सीधा कर दिया और वह एकदम अच्छा हो गया। कुंडे को देखकर पीरू मियाँ अपने कान की लौ टटोलने लगे। सकीना उनके कान की लौ चबा डाला करती थी। और फिर एक दिन कूड़े के ढेर में दुन्ना को दबी हुई एक चाय की प्याली मिली। प्याली देखकर वह सन्नाटे में रह गया। उसने इतनी नाजुक और इतनी खूबसूरत चीज जिंदगी में नहीं देखी थी। उसकी जुबान तालू से चिपक गई। सहम कर उसने चारों तरफ देखा, कोई देख तो नहीं रहा। जरूर प्याली किसी ने भूल से फेंक दी होगी। प्याली बिल्कुल साबित थी, सिर्फ कुंडा टूटा हुआ था। किसी निपुण कारीगर ने बड़ी मेहनत और लगन से सुई की नोक से उस पर नक्काशी की थी। पूरा गुलजार खिला हुआ था। फूल और कलियों के गुच्छों पर नन्ही नन्ही चावल बराबर चिड़िया बैठी हुई थी, जिनकी दुमें धनक रंगों की तरह घेरा बनाए थी। दुन्ना को ऐसा लगा वह किसी देश का राजकुमार है और उस जादू के बनाए हुए चमन में परियों के झुरमुट में खड़ा है। जाको कुंडो तो टूट गयो है। पीरू मियाँ ने नाक सिकोड़ी। कुंडा? हाँ बे लल्ला, इधर देख, इधर हो बे है कुंडा। जा में उंगली डार के चाय पीवे हैं साहब लोग। गांव में सब चाय कटोरे या गिलास में पीते हैं। दुन्ना ने कभी कुंडेदार प्याली नहीं देखी थी। खुद उसकी जिंदगी में कोई कुंडा न था। वह खुद पीरू मियाँ का कुंडा था। जब घाम में दोनों धूप खाने बैठते तो ऐसा लगता एक मैली सी चाय की प्याली दीवार पर लगी हुई है। पीरू मियाँ 52-53 बरस के होंगे। उनके सारे बाल सफेद हो गए थे। लोग उन्हें डोकरा कहते थे। मेहतर के साथ खाने पीने पर उन्हें खानदान ने बिरादरी से बाहर कर दिया था। सोन तारा जब से भागी थी, उसकी कोठरी में उसकी सास भैंसे और बकरियां बांधने लगी थी। वहीं कोने में पीरू मियाँ और दुन्ना प्याल पर बोरी पाकर पड़ा रहा करते। गर्मियों में तो सारा बिछौना हो जाता है, मगर बरसात और जाड़ों की बात और है। तब तो ढोर डंगर भी सिर पर साया मांगते हैं। जाड़े क्या आते हैं, गांव पर तो मुसीबत आ जाती है। हरे भरे खेतों को पाला मार जाता है। खांसी, बुखार, दमा, गठिया सिर उठाते हैं। पानी उतारकर कॉफी जैसी चीज बना ली जाती है। उसमें गुड़ डालकर पीने से बड़ा सुकून मिलता है। या फिर थक हार कर बुखार छोड़ जाता या मरीज दुनिया छोड़ जाता है। खांसी में कच्चा अमरूद भूबल में भूनकर खाने से खांसी से बचते हैं। हाँ, जब दम होठों पर आ जाए तो गांव के इकलौते डॉक्टर के पास जाते हैं। पीरू मियाँ का जब दम घुटता तो वे सारी रात उखड़ू बैठे धुकनी चलाते रहते। एल्युमिनियम के प्याले में दुन्ना उनके लिए पानी खौलाता। उसमें गुड़ छोड़कर पीने से जरा दम आ जाता है। गुड़ ना होता तो नमक की चुटकी ही काम कर जाती। सुबह को जरा देर धूप में बैठते हैं तो सांस जुड़ने लगती है और वे उसी तरह हांफते हुए व्यापार की फिक्र में चल निकलते। जिस दिन बेकुंडे की प्याली लेकर पीरू और दुन्ना वापस गांव पहुंचे, एक खलबली मच गई। गांव के बच्चे इस अजब चीज को देखने के लिए टूट पड़े। जो देखता दंग रह जाता।
किसी को उसके कुंडे के न होने का ध्यान ही नहीं आया। स्कूल के मास्टर ने प्याले के पैंडे को पढ़कर बताया कि वह मेड इन इंग्लैंड थी। जरूर इसमें कोई साहब बहादुर चाय पिया करता होगा और मुल्क को जाते वक्त कुंडा ले गया, प्याली भूल गया। भूल ही गया होगा, वरना कुंडा न होने के बाद भी प्याली निहायत काम की थी। गर्म गर्म चाय भरकर दोनों हथेलियों में थाम लो, मजे से पियो। हथेलियां भी गर्म और मजे में जरा भी फर्क नहीं। फौरन दुन्ना गया और चाय वाले की दुकान से पत्तियां मांग लाया। वह उसकी बकरियां चराया करता था। एवरेज में बाजरे की रोटी मिलती थी। उस दिन उसने रोटी के बजाय चाय ले ली। गुड़ था ही, क्योंकि पीरू मियाँ ने कल ही खाली शीशियां और डिब्बे जो बेचे थे। चाय बनी और पीरू मियाँ ने पी ली। फिर उसी में दुन्ना को मिली। दुन्ना को नशा सा चढ़ गया। इतनी मीठी और गाढ़ी चाय उसने जिंदगी भर नहीं पी थी। हैंडपंप पर प्याली धोकर उसने यूं ही 2 घूंट पानी के पी लिए। प्याली में जैसे शरबत बन गया। वह तो ना जाने कितना ही पीता जाता अगर पीरू मियाँ डांट ना बताते। इतना पानी पिएगा तो सारी रात नेकर भिगोएगा। दूसरे दिन गांव में यह खबर फैल गई कि पीरू मियाँ और दुन्ना शहर से विलायती प्याली चुरा कर लाए हैं। उन्होंने बहुत कस्में खाई, पर कूड़े में पड़ी हुई मिली है। मगर किसी को यकीन नहीं आया। भला कौन ऐसा सिरफिरा होगा जो विलायती प्याली कूड़े में फेंक दे। गांव का थाना एक उजड़ी हुई मगर नीम पुख्ता इमारत में है। 3-4 सिपाही रहते हैं। ज्यादा वक्त ऊँघा करते हैं और रात को चोर किसी का खेत लूटते हैं तो बड़ी ही नींद से सो जाते हैं। उन्हें लठबाजी बिल्कुल पसंद नहीं। चोरों के चले जाने के बाद उठते हैं, बड़ी सरगर्मी दिखाते हैं, इधर उधर डांट डपट करते हैं। जिसकी चोरी हुई हो उसे तो घंटों बैठाए कागजी कार्रवाई किया करते हैं। नतीजा हमेशा 0 निकलता है। गांव वालों का ख्याल है चोर उन्हें कुछ हिस्सा दिया करते हैं। पिछले दिनों जब रामप्रसाद के यहाँ शकरकंदियों पर दहाड़ पड़ी तो हर वक्त पुलिस वालों के बच्चे शकरकंदियां खाते नजर आए थे। पुलिस वालों की बकरियां चाहे जिस खेत में घुस जाएं, किसी की मजाल नहीं कि उन्हें कांजी हाउस में दे आए। उनके सुअर सारे भंगियों का सत्यानाश मार देते हैं, कोई दम नहीं मारता। हर दुकान से कुछ ना कुछ मंगवाते रहते हैं। अदायगी के लिए तकाजा करने की किसी की हिम्मत ही नहीं, वरना फौरन किसी मद में चालान हो जाए और खिंचा खिंचा फिरे। झूठी गवाही देने को बहुतेरे तैयार। विलायती प्याली। कांस्टेबल चिरंजी लाल चौंक पड़े। देसी होती तो खैर ऐसा अंधेर न होता। अपने मैले कोट पर पेटी कसकर उठ खड़े हुए और भंगियों की कॉलोनी की तरफ रवाना हुए। जुलूस में लौंडे और कुत्ते लग लिए। जब वह कानूनी चारागार मुस्लिमों की झोपड़ी में पहुंचे तो दुन्ना कुंदेली में बाजरे का आटा मार रहा था और पीरू मियाँ 3 ईंटों के चूल्हे में झांकड़ और छपट्टियां धोंक रहे थे। मिट्टी का तवा दीवार से लगा खड़ा था। पास ही एक हंडिया लुढ़क रही थी और ताक में डोई खड़ी थी। के पीरू मियाँ, आप कौन ठिकाने हाथ मारियो? चिरंजी लाल गुर्राया। कहूँ न सरकार, पीरू मियाँ खांसे। हमने तूते कितनी बार कही है, ये चोरी चकारी ना चलेगी। हमने का चोरी करी? गे विलायती प्याली तमरो बाप दे गयो। सरकार, जे तो हमने कूड़ा में पड़ी पाई। अब जे भंगी का छोरा भी कूड़ा में पड़ा पायो। छोरे की बात पीरू मियाँ की दुखती रग थी। छोरे को उन्होंने चोरी से कलमा पढ़ा लिया था। पता नहीं दुन्ना का पढ़ा अल्लाह पाक के पल्ले पड़ा होगा या नहीं, मगर बड़ा गंभीर मामला था। अगर किसी को पता चल जाता तो वह तब्दीले इस्लाम में धर लिए जाते, मगर
उनके दिल को इत्मीनान हो गया था और दुन्ना को कोई फर्क न महसूस हुआ। वह कुंडे की प्याली की तरह पीरू मियाँ से जुड़कर प्याली की निकटता से खुद को बड़ा सुरक्षित समझता था। वैसे कुंडे का तो दुनिया में कोई मसरफ नहीं होता, लेकिन प्याली के साथ इसका एक मुकाम हो जाता है। जब उसे बुखार हो जाता था और डरावने सपने सताते थे, वह पीरू मियाँ की पिचकी हुई छाती से चिपटकर जैसे माँ की गोद में रम जाता था। वह अकेलापन कितना डरावना और सूना होता है। और दुन्ना अभी 8 बरस का भी ना हुआ था। जे रही प्याली। पीरू मियाँ ने प्याली कोने वाली मटकी से निकालकर चिरंजी लाल को दिखाई। दुन्ना का कलेजा प्याली में लटका चला गया। अरे जे साली तो टूटी भई है, जाम में कुंडा तो है ही ना। चिरंजी लाल ने प्याली जमीन पर फेंक दी और पलटकर चल दिए। एक चीख मारकर प्याली टुकड़े टुकड़े हो गई। दूसरी चीख दुन्ना के गले में घुट गई। आटा सने हाथों से उसने प्याली के टुकड़े हुए देखे, जैसे देख रहा हो शायद अब भी उसमें जान बाकी है। रो न लल्ला, ये प्याली आटा से जोड़ दूंगा, पीरू मियाँ ने समझाया। दुन्ना भागा भागा गया और बनिए के यहाँ से गेहूं का आटा मांग लाया। दम भर में प्याली जुड़ गई और बिल्कुल नई मालूम होने लगी। गौर से देखो तो जोड़ भी नहीं दिखाई देते थे। जाए घाम में रख दे। लल्ला ने रसान से प्याली उठाई और धूप में रख दी। रोटी खाते वक्त वह झांक झांक कर प्याली को देखता रहा, फिर जाकर उसके करीब बैठकर उसके सूखने का इंतजार करता रहा। लपाक सपाक भागती हुई रात आन पहुंची। कई बार पुकारने पर दुन्ना बड़ी मुश्किल से अंदर आया। वह तो प्याली साथ लाना चाह रहा था, मगर पीरू मियाँ ने समझाया सुबह तक धूप में रखी रहेगी तो अच्छा है, अभी जोड़ कच्चे हैं, हिलने डुलने से खुल जाएंगे। क्या गजब की सर्दी थी। बर्फ की सलाखें जिस्म के आर पार होती जाती थी। गर्मी में तो जोहर में डुबकी लगा लो, एयर कंडीशन का मजा ले लो, मगर जाड़ा तो खुदा ने सिर्फ इंसानों को अजाबे दोजक का आदि बनाने के लिए ही भेजा है। सूरज की अंगीठी जब तक रोशन रहती है, जिंदगी चैन का झूला झूलती है, मगर 4 बजे से सूरज दम तोड़ने लगता है। धूप होती है, मगर फिर ठंडी हवा भी सर उठाती है। हर सुराख से बर्फ की सुइयां अंदर उतर जाती है। जान पड़ता है नाक मुंह पर है ही नहीं, और है वह कोई दम में बर्फ की डली बनकर खट से गिर जाएगी। पानी बिच्छू की तरह डंक मारता है। सुबह सवेरे पीरू मियाँ की आंख खुली तो दुन्ना गायब था। दरवाजा खुला हुआ था। बारिश हो रही थी। बारिश में मलीच कहाँ निकल गया होगा? बाहर जाने की क्या जरूरत थी? जहाँ जानवरों का इतना गोबर था, वहां थोड़ा मैला और सही। दुन्ना, अरे ओ दुन्ना, उन्होंने पुकारा। फिर उनका दिल धक हो गया। जोहर के पास कोई चीज पड़ी थी। कोई बकरी मर गई, रात को बाहर गई होगी। मगर जी न माना। उन्होंने बोरा ओढ़कर उस काली रौ की तरफ बढ़ना शुरू किया। दुन्ना कुंडे की तरह मुड़ा हुआ पड़ा था। उसके सिर से खून निकलकर जम गया था। हाथों में आटे से जोड़ी गई प्याली अब तक दबोचे था। उसके जोड़ खुल गए थे। उन्होंने उसे उठाना चाहा, मगर वह अकड़ गया था। उन्होंने बोरी उतारकर उस पर डाल दी। दोपहर को पानी थम गया और धूप निकल आई। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सुन रहे थे इस्मत चुगताई जी की कहानी बेकुंडे की प्याली।